हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के आज के अपने अगले टॉपिक से, जो है भाग 4। भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई है और नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 31 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की व्याख्या की गई है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं। अनुच्छेद 36 में दोस्तों राज्य की परिभाषा का वर्णन है। इस अनुच्छेद में विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए 2 जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका का कर्तव्य है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे एवं आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करे। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत अनुच्छेद 37 में दोस्तों राज्य को विधि बनाते समय राज्य में इसे लागू करना आवश्यक है, यानी राज्य विधि बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को लागू करेगा। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 38 में दोस्तों राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय मिल सके। दोस्तों हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक। सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, ये 3 न्याय की व्याख्या हमारे संविधान में की गई है। फिर हमारा दोस्तों अगला अनुच्छेद 39 में दोस्तों जीवन यापन, समान वितरण, पुरुष स्त्रियों के लिए सामान्य कार्य व बालिकाओं के विकास के अवसर हेतु सुरक्षित करना अनुच्छेद 39 में। अगला दोस्तों अनुच्छेद 39 का में दोस्तों समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता व समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 का में दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 का हम दोस्तों भारत में मौजूद जितने भी संसाधन हैं उसके सर्वोत्तम प्रयोग के बारे में कहा गया है और अनुच्छेद 39 का दोस्तों धन के समान वितरण से संबंधित है। फिर हमारा दोस्तों अगला अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन। अनुच्छेद 41 दोस्तों कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 है दोस्तों, अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत व मानवोचित दशा का प्रबंध व प्रसूति सहायता का प्रबंध अनुच्छेद 42 में कहा गया है। फिर है दोस्तों अगला अनुच्छेद 43 में दोस्तों कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन के लिए अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत देश के समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू होगी एवं सभी धर्मों के लिए या सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होगा अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। दोस्तों भारत देश का गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुच्छेद 44 लागू है या एक समान सिविल संहिता लागू है। फिर दोस्तों अगला अनुच्छेद 45 में दोस्तों 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। फिर दोस्तों अगला अनुच्छेद 46 कमजोर वर्ग के हितों का संरक्षण व इस वर्ग के शिक्षा का अर्थ संबंध हितों की अभिवृद्धि। यहाँ पर दोस्तों कमजोर वर्ग का मतलब है SC एवं ST। फिर दोस्तों हमारा अगला अनुच्छेद 47 दोस्तों पोषाहार, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। यह अनुच्छेद 47 में इसकी व्याख्या की गई है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 48 में दोस्तों राज्य के कृषि एवं पशुपालन के संगठन की व्याख्या की गई है और इसी 48 में दोस्तों एक खंड है 48 का, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली बार कई क्वेश्चन में आया है। इस अनुच्छेद में दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 48 क में।
और अनुच्छेद 48 संबंधित है कृषि व पशुपालन संगठन से। अनुच्छेद 49 है दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण, यह अनुच्छेद 49 में की गई है। अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण, ये खतरा नहीं होगा दोस्तों। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्य का पृथक्करण, इनके अलग अलग दायित्व की व्याख्या अनुच्छेद 50 में की गई है। फिर दोस्तों हमारा अंतिम अनुच्छेद 49, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि। इस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दोस्तों एक उक्ति कही गई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह उक्ति KT शाह द्वारा कही गई है। कभी कभी दोस्तों ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यह फैक्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यह उक्ति राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में किसने कहा है, तो यह उक्ति कहा है KT शाह ने। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए है और ये सरकार के अधिकारों को भी बढ़ाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। फिर दोस्तों अगला भाग 4 को दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 और एक दोस्तों 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1978। यह संविधान संशोधन दोस्तों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1976 के संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। फिर दोस्तों आते हैं अपने भाग 4 भाग 4 का दोस्तों मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। और मूल संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसलिए इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और यह रूस से लिया गया है। मूल संविधान में दोस्तों 10 ही मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी, 10 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी, किंतु 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सन 2002 में जोड़ा गया था। हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्श संस्थाओं व राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर करे, यह पहला कर्तव्य है। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। यानी कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भी भूमिका है उसको संजोए रखें एवं उनका पालन करें, यह दूसरा कर्तव्य है। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों हमारा देश की रक्षा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। छठवां है दोस्तों हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें एवं उनका परिरक्षण करें, गौरवशाली परंपरा। सातवां है दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें एवं संवर्धन करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नौवां मौलिक कर्तव्य। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें।
यह है 10वां मौलिक कर्तव्य। मूल मौलिक कर्तव्य में दोस्तों सन 1976 के 42वें संशोधन द्वारा इन्हीं 10 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी। और अंतिम मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वह 6 माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह है 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि सन 2002 में जोड़ा गया था। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा और यदि आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।